नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है मुख्य प्रैक्टिस सेट जो है आपका मुख्य परीक्षा के लिए, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और एक प्रैक्टिस सेट में आपका 100 क्वेश्चन है। तो आपका प्रश्न पत्र भी जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। तो मैं आप लोग को इसका हल करा रहा था और 25-25 क्वेश्चन का करके मैं इसको ख़त्म कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि सर आप पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाइए। तो देखिए, अब दरअसल बात यह है कि जैसे ही 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, हम जैसे ही 25 क्वेश्चन करके, मतलब जब जैसे ही एक सेट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है 100 क्वेश्चन का एक सेट, तो हम उसको मर्ज कर देंगे और मर्ज करके एक फुल प्रैक्टिस सेट ला देंगे। तो यह फुल प्रैक्टिस सेट है, मुख्य सेविका का पहला प्रैक्टिस सेट है जो चारों पिछले 4 वीडियो को मर्ज करके बना दिया गया है। तो यह प्रैक्टिस सेट 1 है और ये इसकी जो पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट 1 की जो पीडीएफ है, यह आपको फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल आपको फेसबुक ग्रुप पर मिलेंगे। और जो भी पीडीएफ होता है, जो भी इमेज होता है, जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, मैं फेसबुक ग्रुप पर दूंगा। MCQ जो है वो टेलीग्राम में मिलेगा। धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा। पहला प्रश्न है पहले प्रैक्टिस सेट का, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। देखिए, ये जो भी प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा समय लगेगा। और मैं चाहता हूं कि आपका 15 प्रैक्टिस सेट जैसे ही यूथ कंपटीशन का समाप्त हो जाए, मैं घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट करा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। और अगर आप व्याख्या चाहेंगे तो व्याख्या के लिए मैं आपको PDF दे दूंगा, जो आप लोग व्याख्या पढ़कर आप लोग और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो समय कम है, एक प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा या उपयुक्त तीनों द्वारा। तो यह तो प्रश्न आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे कि सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन मतलब सामाजिक नियंत्रण तो कानून द्वारा भी लगाया जा सकता है, धर्म द्वारा भी और समाज द्वारा भी, मतलब उपयुक्त तीनों द्वारा। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर किया था? किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया था? तो यह है विकल्प ए, बी परेटो। यह समाजशास्त्री थे बी परेटो। इन्होंने जो अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत दिया था वह राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया था। मतलब जो राजनीतिक कुलीन है, राजनीतिक कुलीन किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े सम्राट हैं, महाराजे हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, जो बड़े बड़े नाम जिनका रहा है, उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत दिया था और उनका नाम है बी परेटो। विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत हैं, विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, वर्ग समन्वय का सिद्धांत। तो 4 सिद्धांत दिए हैं, इनमें कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख सिद्धांत में से नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इसमें वर्ग समन्वय का जो सिद्धांत है यह सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में नहीं आता, बल्कि विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत यह सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में आते हैं। तो इसमें कौन नहीं आता है? विकल्प डी, वर्ग समन्वय का सिद्धांत, विकल्प डी। तो यह चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा, घरेलू हिंसा का आशय क्या है? चारों आप ऑप्शन देख लीजिए। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं, देखिए समाजशास्त्र के जो प्रश्न आपके पास आएंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा भी IQ होगा, कॉमन सेंस होगा, तो आप उसका अध्ययन किए हों न किए हों, प्रश्न जानते हो न जानते हो, आप सोच विचार का भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का आशय क्या है? तो देखिए, पहला देखिए, महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना, केवल महिला के शारीरिक एवं मानसिक क्षति कारित होना, महिला एवं बच्चों का शारीरिक शोषण होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, घरेलू हिंसा में महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित होना, यह सब आ जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। केवल महिला और केवल बच्चे के लिए नहीं होता, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट और आर्थिक क्षति कारित होना, विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 5 देखिएगा, जात से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं, मतलब अगर किसी महिला को शारीरिक क्षति भी पहुंचाई जाती है, सुरक्षा संबंधित भी क्षति पहुंचाती है महिला और बच्चे को, तब भी वह घरेलू हिंसा है। स्वास्थ्य संबंधित भी क्षति पहुंचाई जा रही है, अगर उसके जीवन संकट पर भी क्षति पहुंचाए, अगर उसकी आर्थिक हानि महिला और बच्चे की जा रही है तो सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएंगे। प्रश्न 5 देखिएगा, जात से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग और संस्तरण।
तो जाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, खान पान पर प्रतिबंध, आप जानते हैं कि जाति पाति में खान पान पर प्रतिबंध होता है। और फिर आपका समानता, तो समानता तो फिलहाल होती ही है, समानता कोई दिक्कत नहीं है, समानता तो होती ही है। कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषता आप बता रहा है, तो खान पान में प्रतिबंध ये होता है, समानता तो नहीं होता है। अगर असमानता रहता है तो समानता वाली बात तो होती नहीं है जाति आति में, तो यह नहीं है। आपसी सहयोग, यह भी उतना नहीं है। संस्तरण यह है, तो खान पान में प्रतिबंध और संस्तरण मतलब एक अलग अलग स्तर बन जाना जाति पाति में, तो आप जानते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, विकल्प बी। बाकी समानता की बात करें, जात की विशेषता थोड़ी है समानता, समानता कहाँ जात की विशेषता, आपसी सहयोग भी और नहीं है। हालांकि आपसी सहयोग इनडायरेक्टली आपसी सहयोग है जाति में, लेकिन समाजशास्त्र के बड़े बड़े विद्वानों ने इसे आपसी सहयोग के तौर पर नहीं देखा है। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, 1 और 4 जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है। गरीबी का जो माप होता है, मतलब गरीबी का आकलन करने का जो तरीका होता है, गरीबी का जो माप है वह कितने प्रतिमानों में किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का इसमें 2 है, विकल्प ए जो है वो आपका सही है, मतलब 2 प्रतिमानों के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से गरीबी का जो माप होता है कितने प्रतिमानों में किया जाता है, 2, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई है, इसका बता दे रहा हूँ। जो दो प्रतिमान हैं वो कौन कौन से हैं, एक सापेक्षिक प्रतिमान और एक निरपेक्ष प्रतिमान। एक है सापेक्षिक प्रतिमान और एक है निरपेक्ष प्रतिमान, यही गरीबी के आकलन के 2 प्रतिमान हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई है, तो फरवरी 2003 में की गई है, फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई है, फरवरी 2003 में। तो यह चीज़ ध्यान में आप रखिएगा। और जो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के, वही पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो होते हैं इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के, तो ध्यान रखिएगा। और यह कब स्थापना किया गया था, फरवरी 2003 में। प्रश्न 8 देखिएगा, वर्तमान में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी है, ये आपको बताना है। तो वह यह है 17.7%, 17.7%। अगले वीडियो में मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसका थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में व्याख्या कर दूं। हालांकि इस वीडियो में आपको व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो में व्याख्या कर दूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि आज आप लोगों को किसी भी कीमत पर मैं आपको पहली सीरीज दे दूंगा, इसीलिए आप समझ सकते हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले जो अनुरक्षण भत्ता होता है, जो पोषण भत्ता होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें डी सही है, निर्वाहिका कहा जाता है इसे, निर्वाहिका, विकल्प डी। प्रश्न 10 देखिएगा, अगले वीडियो में मैं पूरा व्याख्या के साथ बताऊंगा, बस यह वीडियो आप जाने दीजिए। प्रश्न 10 देखिएगा, लेवरेट विवाह है, लेवरेट विवाह क्या है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। लेवरेट विवाह क्या है, तो दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, मतलब दिवंगत पति के भाई के साथ, मतलब के साथ जो विवाह होता है उसे लेवरेट विवाह कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, और यह ऋग्वैदिक काल में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित था। प्रश्न 11 देखिएगा, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, मुताह, फासीद, जीहर और वालीद। तो कौन मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है ये आपको बताना है। तो जीहर जो, देखिए मुस्लिम विवाह जो होता है 4 प्रकार का होता है, निकाह, मुताह, फासीद और बातिल। निकाह, मुताह, फासीद और बातिल। तो निकाह इसमें नहीं है, देखिए निकाह, मुताह, फासीद और बातिल है, तो निकाह तो है नहीं, उसकी जगह जीहर दिया हुआ है, तो यही आपका सही नहीं है, विकल्प सी। प्रश्न 12 देखिएगा, बहुर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। बहुर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है। बहुर्विवाह मतलब जानते हैं, जब एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे या एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करे उसे बहुर्विवाह कहा जाता है। तो बहुर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है। तो प्रश्न 12 का सी सही है, अगन्यागमन वर्जन, अगन्यागमन वर्जन, यह आपका सामान्य नियम है, अगन्यागमन वर्जन, विकल्प सी।
देखिए ये बहुविवाह नहीं है, क्षमा करिएगा, बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह का मतलब होता है जब अपने कुल, खानदान, गोत्र, जात से बाहर विवाह करना। क्षमा करिएगा, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। तो बहिर्विवाह का जो सामान्य नियम है वो क्या है, तो अग्न्यज्ञापन वर्जन है। जैसे मुस्लिमों में ही कई ऐसे समाज होते हैं जो अपने जात से बाहर, अपने समुदाय से बाहर विवाह नहीं करते हैं। हिंदुओं में कुछ लोग होते हैं। तो इसी ही जो यह सामान्य नियम जो है, मतलब यह जो नियम कहा जाता है कि अपने परिवार से, गोत्र से, समाज से विवाह से बाहर विवाह नहीं करना है, इसका जो सामान्य नियम है यह अग्न्यज्ञापन वर्जन कहा जाता है, इसे ही, इस नियम को। प्रश्न 13 देखिएगा, क्रय द्वारा विवाह किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है। जब, तो क्रय द्वारा मतलब कि जब कन्या का मूल्य दे दिया जाता है वर पक्ष द्वारा, उसे असुर विवाह कहते हैं। आप जानते हैं 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, मतलब खरीद के विवाह करना जो हिंदू विवाह है उसे असुर विवाह कहते हैं। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। और पैशाच विवाह में क्या होता है, पैशाच विवाह में क्या होता है, जब किसी स्त्री से संभोग क्रिया के द्वारा विवाह कर लिया जाता है, जब वह बेहोश हो तो उसे पैशाच विवाह कहते हैं। देव विवाह, जब यज्ञ आदि के द्वारा विवाह किया जाता है देव विवाह कहता है। राक्षस विवाह, अपहरण के द्वारा जो विवाह किया जाता है उसे राक्षस विवाह कहते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। प्रश्न 14, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। तो प्रश्न 14 का डी सही है आपका, मार्गन। मार्गन जो नाम के एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने परिवार की उत्पत्ति का कारण किसे माना है, यौन साम्यवाद को। जहां यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना है मार्गन नाम के विद्वान ने। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो चारों विकल्प आप लोग के सामने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, चारों विकल्प आपके सामने हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़े का संग्रहण करना। तो देखिए यह आपका महिलाओं से संबंधित मामले के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना, यह परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्य है, न कि राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो यह आपका सही नहीं है। महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा करना, यह कार्य है। महिला संबंधी नीतियां एवं कानूनों की समीक्षा करना, यह भी है। यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना, यह भी महिला आयोग का कार्य है। तो कौन सा कार्य नहीं है, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़े का संग्रहण करना। महिलाओं के संबंध में मामले का संग्रहण करना, यह महिला आयोग का कार्य नहीं है। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, 1992 में। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 16 देखिएगा, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो प्रश्न 16 देखिए, प्रश्न 16 का यह जो है यह बी सही है, 1956 में। स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, 1956 में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, 1956 में यह अधिनियम पारित हुआ था। विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भौड़े प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 बनाया गया। देखिए महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की जाती थी, भद्दे और भौड़े प्रदर्शन करवाए जाते थे कि महिलाओं को मतलब कि तो इस पर महिला आयोग ने प्रतिबंध लगाया। और यह जो आया था एक्ट, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। ये तो आपको बताया हूँ कि 1956 में आया कि स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार न हो सके, 1956 में यह अधिनियम आया था। लेकिन एक और अधिनियम आया था, और वह जो अधिनियम आया था 1986 में आया था। 1986 का अधिनियम क्या कहता है कि महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम आया था 1986 में, जिसमें महिलाओं का अश्लील चित्रण और भद्दे प्रदर्शन आदि पर रोक लगाने की बात की गई थी। और इसका अगर कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे दोषी व्यक्ति को 2000 रुपया का जुर्माना और 2 वर्ष तक का कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, 1992 में। तो यह सब बातें ध्यान रखिएगा। भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया। जनसंख्या की समस्या को पहचाना गया और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया गया था। तो यह तो आप जानते ही हैं, यह 1952 में अपनाया गया था। प्रश्न 17 का बी जो सही है, 1952 में। प्रश्न 18 देखिएगा, लिंगानुपात। देखिए इसमें प्रश्न 17 जो कह रहा है आपका, प्रश्न 17,
कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लाया था। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या के प्रति सबसे पहले जागरूकता भारत में ही आई थी। सबसे पहले जनसंख्या पर नीति बनाने का कार्य इंडिया ने किया था, भारत ने किया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सबसे पहले लाया गया था, भारत में लाया गया था 1952 में। बहुत से लोग सोचेंगे कि इंदिरा गांधी वाला जो समय था 1975, इसलिए परिवार नियोजन समझने के, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या पर पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम लाया गया था 1952 में लाया गया था। और भारत ने सर्वप्रथम 1951 में जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। जनसंख्या नीति जो लाई गई थी 1951 में लाई गई थी और 1952 में प्रारंभ किया गया था जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में। तो यह जो दो चीज़ें हैं इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 18 देखिएगा, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? तो लिंगानुपात विषमता, लिंगानुपात में जो विषमता है इससे निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, मतलब कि लिंगानुपात में जो विषमता है इसका क्या कारण नहीं है ये आपको बताना है। तो भोजन पकाना, घर की सफाई, स्वेटर बुनाई, ये आप जानते हैं कि लिंगानुपात विषमता से यह आपका भोजन पकाना, जैसे महिलाओं का कार्य है भोजन पकाना, स्वेटर बुनाई, घर की सफाई, यह आपके लिंगानुपात विषमता दिखाती है कि किस तरह से लिंगानुपात के प्रति विषमता है, कि यह सब कार्य जो है महिलाएं करेंगी, बल्कि यह आपका अध्यापन जो है इससे नहीं है। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है, अध्यापन। प्रश्न 19 देखिएगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब से प्रारंभ किया गया? अभी मैं बताया हूँ 1952 में, 1952 से प्रारंभ किया गया था। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार किसका है? आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना आर्थिक असमानता, देखिए आर्थिक असमानता, जैसे कोई व्यक्ति अमीर है कोई व्यक्ति गरीब है, तो यह जो असमानता है यह इस असमानता का विनाश होना चाहिए और बिना इसके विनाश के नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। यह विचार किसका था? 4 ऑप्शन है और चारों बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं। तो इसमें यह जो विचार था समाजवादी नारीवादी का, समाजवादी नारीवादी का, विकल्प बी जो है समाजवादी नारीवादी का यह विचार था कि जब तक आर्थिक असमानता दूर नहीं होगी, उसका विनाश नहीं होगा, तब तक नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। विकल्प बी। प्रश्न 22 देखिएगा, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक? तो भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? तो आप जानते हैं आर्थिक कारण ही भ्रष्टाचार का सबसे मूल कारण होता है। वैसे कारण तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आर्थिक कारण ही होता है। धन ही तो भ्रष्टाचार का सबसे मूल कारण है। विकल्प ए। प्रश्न 23 देखिएगा, प्रश्न 23 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? लैंगिक असमता, लैंगिक असमानता का प्रकार क्या है, मतलब कि स्त्री और पुरुष में जो असमानता है इसमें कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। तो मर्त्य असमता, प्रासूतिक असमता, स्वामित्व असमता, तो सभी सही है। ये सभी असमानता के, लैंगिक असमानता के ही प्रकार हैं। विकल्प डी जो होगा वापस सही है। लैंगिक असमानता कई प्रकार के होते हैं। यह मर्त्यता असमता भी होता है, प्रासूतिक असमता भी होता है, स्वामित्व असमता भी होता है। स्वामित्व में जानते हैं जैसे उत्तराधिकार वाला असमानता आप जानते ही हैं। प्रासूतिक असमानता की मतलब स्त्री और पुरुष के जैसे बालक और बालिका के जन्म के समय असमानता, अगर कोई व्यक्ति असमानता रखता हो। मौलिक सुविधा संबंधी असमानता भी होता है, विशेष अवसर संबंधी असमानता, व्यवसायिक असमानता, घरेलू असमानता, ये सभी लैंगिक असमानता के रूप हैं, जिसमें सभी हैं तो सभी सही हैं। प्रश्न 24 देखिएगा, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रहा है भारत में, ये बताना है आपको। तो बाल विवाह कारण है, विवाह की अनिवार्यता भी कारण है, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व ये भी कारण है, यह सभी। तो विकल्प डी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दिया है? मतलब बालकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, यह सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी है? तो प्रश्न 25 का डी सही है, गेल्स ने दिया है, गेल्स ने दिया है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दिया है? गेल्स ने दिया है, गेल्स नामक विद्वान ने। विकल्प डी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और
आप लोग टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं और आज से 10 से 12 एमसीक्यू आपको पर डे मिलेंगे। अब आज के बाद कोई उसमें लेट नहीं होगा, लेट लतीफ़ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसे देखिए जो ज़रूरत है व्याख्या करने की, मैं उसका व्याख्या कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक निंदा व्याख्या किसने दिया है, तो टेस्ट सीरीज की व्याख्या में बस इतना ही दिया है कि गर्ल्स ने किया है। तो बस इसे याद करने की प्रयास करें। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप किसी चीज़ को बहुत ही इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 26 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा। तो प्रश्न 26 का विकल्प सी सही है। सी मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों और कानून द्वारा सामाजिक नियंत्रण का उपयोग होता है। तो यह देखिए विकल्प सी जो है वो आपका सही है। औपचारिक किसे मान सकते हैं, जैसे आपका परिवार है, परिवार में जो नियम है, समाज का जो नियम है, यह औपचारिक नियम है। और अनौपचारिक में क्या है, जैसे देश का जो कानून है, राज्य का जो कानून है, वह किसी संगठन का जो कानून है, यह अनौपचारिक कानून के अंतर्गत आएगा। तो दोनों नियमों के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। प्रश्न 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय, रैखिक, उद्विकासवादी, द्वंद्वात्मक। तो कौन सा विचार सबसे प्राचीन विकास है, कौन सा सबसे प्राचीन विचार है? तो उद्विकासवादी। उद्विकासवादी जो है सबसे प्राचीन विचार है सामाजिक परिवर्तन का, यह बात आप जानना। देखिए उद्विकास का क्या मतलब होता है? विकास का मतलब आप जानते हैं, विकास का मतलब प्रगति। तो उद्विकास का मतलब क्या होता है? जब विकास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, इसे उद्विकास कहते हैं। तो यह आप समझ लें। तो उद्विकास का सबसे सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार क्या है? उद्विकासवादी। प्रश्न 28 देखिएगा, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया? किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 विद्वान हैं, तो इसमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 28 का सी सही है। एम एन श्रीनिवास ने यह विचार दिया है। जात प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए एम श्रीनिवास के संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया गया है। मतलब जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण, गतिशीलता जो जाति प्रणाली में गतिशीलता है उसका विश्लेषण करने के लिए एन श्रीनिवास ने यह अनुप्रयोग किया है संदर्भ समूह सिद्धांत का। इनका एक समूह था संदर्भ समूह सिद्धांत, इन्होंने इसमें इस सिद्धांत का प्रयोग किया है एन श्रीनिवास। प्रश्न 29 देखिएगा, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेज ऑफ द कल्चर। वही जो मैं बोला हूँ कि उद्विकास में मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रगति, तो वही देखिए उद्विकास के स्थान पर स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? उद्विकास के स्थान पर मतलब उद्विकास की जगह स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? तो ईवी टैलर ने किया है, ईवी टैलर महोदय ने किया है। देखिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। उद्विकास में बताया हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी विकास, तो इसीलिए या स्टेजेज ऑफ कल्चर में स्टेज बाय स्टेज इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके मतलब। तो यह प्रयोग जो किया है ईवी टैलर ने किया है। आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर क्या लगा होता है? टाइल लगा होता है, तो ईवी टैलर ने किया है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी अच्छे से याद कर सकते हैं। प्रश्न 30 देखिएगा, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। तो डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? तो देखिए बेसिली के कारण गले में, देखिए डिप्थीरिया जो होता है वह जीवाणुजनक रोग है, जीवाणुओं से होता है। बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, तो यह सही है। हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करता है यह रोग डिप्थीरिया, यह भी सही है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है, यह भी सही है। तो यह जो तीनों है डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, तीनों डिप्थीरिया के ही परिणाम होते हैं। डिप्थीरिया जो होता है जीवाणुजनक रोग होता है। तो उपरोक्त सभी, विकल्प टी जो होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 31 देखिएगा, खाएं खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है। तो देखिए खाएं खाएं खांसी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन खाएं खाएं खांसी जो है यह काली खांसी है। काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं, काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं। इसी को काय काय खांसी लिखा हुआ है। तो यही काय काय खांसी की उद्भवन अवधि जो होती है, मतलब यह जो उद्भवन अवधि है जो जितना समय तक यह रहता है 10 दिन तक रहता है, 10 दिन में अपना काम कर देता है। तो खाए खाए खांसी की उद्भवन अवधि जो होती है वह 10 दिन होती है। और वह किस कारण होती है? तो वह परट्यूसिस बॉसिल्स के कारण होती है। परट्यूसिस
बसिल्स के कारण होती है। और इसे काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं। ये खाए खाए खांसी तो यहाँ पर प्रश्न में एक तरह से समझाने के लिए दिया है। दरअसल ये खाए खाए खांसी से मतलब खाए खाए खांसी मतलब कि जब कोई खाए खाए करके खांसता है तो यह किसके कारण होता है? पर्ट्यूसिस बर्सुलिस के कारण होता है, और इसी का नाम है काली खांसी या कुकुर खांसी। तो यह इसके कारण ही होता है। और जब यह जो होता है बच्चों को ज़्यादा होता है, और बच्चों को जब 10 दिन के लगभग हो जाता है तो उस बच्चों को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया के कारण कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है नवजात बच्चों की। तो यही है। प्रश्न 32 देखिएगा, और यह भी कीटाणुजनक रोग है, जीवाणुजनक रोग है। यह भी कुकुर खांसी जो भी है यह जीवाणुजनक रोग है। और अधिक दिन तक अगर यह है पर्ट्यूसिस बसिल्स तो दुर्बल बच्चों को दुर्बल कर देता है, निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रश्न 32 देखिएगा, संस्कृति हमारे सोचने और रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म और मनोरंजन आदि में हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो देखिए, संस्कृति और सभ्यता का मतलब आपको बता दें। सभ्यता मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय वहाँ का जो रहन सहन था, समाज था, वैदिक सभ्यता थी, तो वह सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यह सभ्यता है। लेकिन संस्कृति मतलब जो चली आ रही है परंपरा से। जैसे वैदिक सभ्यता के लोग टीका लगाते थे, तो आज भी हम लोग टीका लगाते हैं। वैदिक सभ्यता के लोग जो त्यौहार मनाते थे, आज भी हम लोग त्यौहार जो मनाते हैं। जो मनोरंजन वह करते थे, जो साहित्य वह पढ़ते थे, आज भी पढ़ा जाता है, वह हमारी संस्कृति है। संस्कृति जो चली आ रही है, और सभ्यता मतलब एक निश्चित समय जो उस समय था। तो यही संस्कृति हमारे सोचने और रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म और मनोरंजन आदि में हमारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह जो कथन है यह किसका है? तो यह है मैकाइबर और पेज। मैकाइबर और पेज ने यह बातें संस्कृति के बारे में कही है। विकल्प ए जो होगा आपका सही है। ये दो विद्वान है, मैकाइबर और पेज, इन दोनों के विचार थे यह। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप किस विद्वान ने माना है? प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्री थे मैकाइबर महोदय। इन्होंने संस्कृत के विषय में भी बोला है। और प्रसिद्ध विद्वान जो मैकाइबर महोदय थे, इन्होंने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है कि एक विवाह ही जो है यह विवाह का आदि स्वरूप है। मतलब सबसे पहले एक विवाह ही होता था, उसके बाद समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हो गई और लोग कई विवाह करने लगे। तो मैकाइबर ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 34 देखिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1929 में, 1955 में, 1976 में, 2006 में। तो देखिए, आपको बता दूं, देश की आज़ादी से पहले एक आया था शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम जो आया था 1929 में आया था। और शारदा अधिनियम में ऐसा नियम लाया गया कि मतलब बाल विवाह रोकने के लिए कि अगर कोई विवाह कर रहा है तो लड़के की आयु जो होनी चाहिए, वर की आयु जो होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए, बालिका की जो आयु होनी चाहिए 14 वर्ष होनी चाहिए। यह सबसे पहले शारदा अधिनियम 1929 के तहत लाया गया, और इसके तहत बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस समय तत्कालीन समय में अब लड़के की आयु 21 वर्ष चाहिए, और लड़की की आयु जो चाहिए 18 वर्ष चाहिए। प्रश्न 35 देखिएगा, समाज पर दहेज प्रथा का खूब प्रभाव है। मतलब दहेज प्रथा से क्या क्या हो जाता है? सुमेल विवाह होता है, नैतिकता होता है, स्त्रियों की उच्च स्थिति बन जाती है। तो भाई स्त्रियों की उच्च स्थिति तो नहीं बनती है, सुमेल विवाह भी कुछ है नहीं, नैतिकता से भी कोई आशा नहीं है, ऋणग्रस्तता, दहेज प्रथा से ऋणग्रस्तता हो जाता है। जो लोग दहेज नहीं दे पाते हैं ऋण लेते हैं, और ऋण लेकर दहेज देते हैं, जिससे ऋण में व्यक्ति पड़ जाता है। तो विकल्प डी जो होगा आपका सही होगा। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है किससे? स्किनर से। सोशल लर्निंग मतलब समाज से हम आप जो सीखते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व का जो विकास होगा वह सोशल लर्निंग से होगा, मतलब समाज से कुछ सीखने से होगा। यह संबंधित है। यह किससे संबंधित है? स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से, या पियाजे से। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यह बता दूं, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो संबंधित है यह पुस्तक है। सोशल लर्निंग थ्योरी का जो सिद्धांत दिया है, नहीं सिद्धांत दिया गया है एक पुस्तक के माध्यम से। तो यह जो सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा। और इसी को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे। सामाजिक अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना, और सोशल लर्निंग मतलब सीखना।
तो सोशल लर्निंग और सामाजिक अधिगम इसी का इंग्लिश का रूपांतरण है। सोशल लर्निंग कहिए या फिर सामाजिक अधिगम से कहिए। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अगर यह इंग्लिश में न आकर हिंदी में आए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? तो अल्बर्ट बंडूरा का है। सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? तो अल्बर्ट बंडूरा की है। और इसको याद करना है तो आप बढ़िया समझ सकते हैं भाई, अल्बर्ट बंडूरा में बंदर लगा है, बंदर। अल्बर्ट बंडूरा में बंदर लगा है। और बंदर क्या करता है? बंदर बहुत जल्दी हमारे समाज में बहुत जल्दी सीख लेता है। सोशल लर्निंग बहुत जैसे जैसे एक्टिविटी आप करेंगे वैसी वैसी एक्टिविटी एक बंदर भी करता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? अल्बर्ट बंडूरा की है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है। तो सामाजिक अधिगम का ही इंग्लिश रूपांतरण है सोशल लर्निंग थ्योरी, तो अल्बर्ट बंडूरा की है। और इन्होंने ये सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था कि व्यक्ति अपने समाज में एक दूसरे से सीखकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। प्रश्न 37 देखिएगा, एक में सहोदर भाई मतलब सहोदर का तात्पर्य क्या होता है? जब एक ही उदर से भाई और बहनों का विवाह भाई और बहनों का जब जन्म होता है, एक ही उदर से उत्पत्ति होती है, तो उसे सहोदर कहते हैं। मतलब जब माँ एक हो तो उसे सहोदर भाई या बहन कहते हैं। तो सहोदर भाई सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो वह किस परिवार में होते हैं सहोदर भाई बहन, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 37 का ये सही है, विस्तृत परिवार में। विस्तृत परिवार कहिए या फिर संयुक्त परिवार कहिए, नहीं इसे संयुक्त परिवार नहीं, संयुक्त परिवार दूसरा चीज़ है, बस इसी विस्तृत परिवार के तहत आप जाना है। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही होगा। सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं, एक ऐसे परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है, विस्तृत परिवार। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो हाथी पांव जानते हैं कि जब पांव जो होता है हाथी की तरह हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, आप लोगों ने कई बार कई जगह देखा होगा कि पांव बहुत भारी हो जाते हैं, बड़े बड़े पांव हो जाते हैं, ऐसे वैसे बड़े नॉर्मल ऐसे रहेगा किसी का पांव, लेकिन बहुत सारे लोग जो उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं हाथी पांव से, तो उनका जो पांव होगा वह बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, यह हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है। तो यह किस कृमि के कारण होता है? किस कृमि के कारण होता है? तो फाइलेरियल ब्रम्स इसके कारण होता है। फाइलेरियल बम्स के कारण होता है, और इसे ही फाइलेरिया नामक रोग कहते हैं। हाथी पांव कहिए या फाइलेरिया कहिए, फाइलेरिया। प्रश्न 39 देखिएगा, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है। तो जीका वायरस जो है मच्छर काटने से होता है, और वह मच्छर कोई साधारण मच्छर नहीं होता है, आपको बता दें वह मच्छर होता है एंडीज मच्छर होता है। जैसे मलेरिया जो होता है इन्फ्लूएंजा मच्छर काटने से होता है, वैसे एंडीज मच्छर जब किसी गर्भवती स्त्री को काट लेता है तो उसके अंदर जो गर्भ में उसका बच्चा पल रहा होता है वह जीका वायरस से पीड़ित हो जाता है। और जीका वायरस से जो पीड़ित होता है बच्चा, अगर वह फिर उसके बाद वह जन्म लेता है तो उसका जो सिर का आकार जो होगा वह बहुत बड़ा हो जाएगा, सिर का आकार जो होता है बड़ा हो जाता है उसका, और उसके मस्तिष्क का सही विकास नहीं हो पाता है। और जीका वायरस का सबसे पहले जो खोज किया गया था, ऐसी जो घटना देखी गई थी युगांडा में देखी गई थी जीका वायरस की। और यह कब देखी गई थी? 1947 में देखी गई थी। और यह किस मच्छर काटने से होता है? एंडीज मच्छर काटने से होता है। और यह किसको प्रभावित करता है? गर्भवती स्त्री के बच्चे को प्रभावित करता है। उसके मस्तिष्क का सही विकास नहीं हो पाता है, उसका सिर बड़ा हो जाता है सामान्य से। प्रश्न 40 देखिएगा, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 40 का ये सही है, अधोमुखी युग्मन विखंडन यह उसकी उत्पत्ति का कारण है। प्रश्न 41 देखिए, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की दवा किसकी छाल से प्राप्त होती है? कुनैन की छाल से प्राप्त होती है। और यह मलेरिया किस कीड़े को काटने से होता है, किस मच्छर को काटने से होता है? तो एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। प्रश्न 42 देखिएगा, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? तो इसका तात्पर्य एक तरह से यह है कि फोर्सेप डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी आप जानते हैं, और वैक्यूम मतलब कि जो हॉस्पिटलाइज करके होता है, तो यह आप जानते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्शन
आप जानते हैं, अब मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूं। जैसे कि यह वैज्ञानिक तरीके से मतलब नर्स के द्वारा, और यह होता है, यह आपका नॉर्मल डिलीवरी के तहत होता है। तो किसका खतरा अधिक होता है? तो ये जो होता है यह आधुनिक है, मॉडर्न है। तो आप जानते हैं अगर इसकी तुलना में अगर इसका प्रयोग होगा तो किसका खतरा अधिक होगा? तो चेहरे की सूक्ष्म चोटें, चेहरे की सूक्ष्म चोटें, तो जो बच्चा होता है उसके चेहरे पर चोट हो सकती है, उसकी नसों में चोट आ सकती है अगर फोर्सेप्स डिलीवरी होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मतलब वैक्यूम के सहारे बच्चे को खींचा जाता है, और यहाँ फोर्सेप मतलब नॉर्मल जिस तरह से होता है, तो यह परेशानी हो जाती है। प्रश्न 43 देखिएगा, इनमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? आसन्न प्रसव का संकेत क्या है? प्रश्न 43 बताना है। तो इसका विकल्प ए है लाइटनिंग। लाइटनिंग, आसन्न प्रसव का संकेत क्या है? लाइटनिंग है। प्रश्न 44 देखिए, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। तो गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन इस परिस्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता जो है वह असंभव हो जाती है। तो ये आपको बताना है, उस स्तर की पहचान करना है। तो प्रश्न 44 का डी सही है, अपरिहार्य गर्भपात। अपरिहार्य गर्भपात मतलब एक गर्भपात का एक तरीका होता है अपरिहार्य गर्भपात। अपरिहार्य मतलब कि जो जरूरी ना हो उसके बावजूद भी गर्भपात करना, तो बहुत ही आपातकाल में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें योनि से रक्तस्राव और गर्भाशय ग्रीवा का पतला हो जाता है। गर्भाशय जो ग्रीवा होती है, जो नली होती है, वह पतला हो जाती है, और पतला होने के बाद बहुत सारी असुविधाएं हो जाती हैं, जिसमें योनि में गर्भावस्था की निरंतरता जो है, जो गर्भावस्था है वह धीरे धीरे जो प्रगति कर रही है वह उसकी निरंतरता जो है वह असंभव हो जाती है, समाप्त होने लगती है, और गर्भाशय का जो ग्रीवा होता है वह पतला हो जाता है, और इसी के सहारे ही अपरिहार्य गर्भपात कराया जाता है। परिहार मतलब आवश्यक और परिहार मतलब अनावश्यक, आपातकाल। इससे अपरिहार का तात्पर्य आप लोग लगाइए, तो इसी के तहत सहारे होता है। विकल्प डी। प्रश्न 45 देखिएगा, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनिक्सियास का प्रभाव है। तो पॉलीहाइड्रेनिक्सियास का प्रभाव है गर्भावस्था में, तो यह क्या है? तो प्रश्न 45 का डी सही है, गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, मॉल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव, ये सभी होगा। विकल्प डी। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियास का प्रभाव क्या है? तो गर्भनाल की आगे की ओर बढ़ाओ और मॉल प्रेजेंटेशन और प्रसव के बाद रक्तस्राव, यह सभी जो होता है यह इसके प्रभाव। प्रश्न 46 देखिएगा, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? तो गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? तो यह ऑसिएंडर लक्षण बताता है। ऑसिएंडर लक्षण क्या होता है? यह गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? ऑसिएंडर लक्षण। इसमें क्या होता है ऑसिएंडर लक्षण में, कि गर्भ का जो 8वां महीना होता है इसमें बच्चे का शरीर तो बन जाता है, बच्चे का शरीर जो होता है 100% बन जाता है, लेकिन मस्तिष्क का विकास अपनी प्रगति पे होता है। तो यह 8वां माह जो है लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ जो है वो ऑसिएंडर लक्षण बताता है, जिसमें शरीर का विकास हो जाता है लेकिन मस्तिष्क का जो विकास होता है वो प्रगति पर होता है, वह भी हुआ नहीं रहता है, होता रहता है। प्रश्न 47 देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करती है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें प्रश्न 47 में सी सही है आपका, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करती है? तो यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, तो यह कार्य नहीं होता है, जबकि बाकी कार्य गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा करती है। रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान करती है, वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करती है, ये रोगजनकों का परिवहन करती है, तो यह सब तो होता है, लेकिन यही आपका भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, ये आपका नहीं होता है। तो प्रश्न 47 का विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, पीत ज्वर का टीका है। तो पीत ज्वर का जो टीका है वह सिमंटिन डी टीका जो है यह पीत ज्वर में होता है। तो देखिए पीत ज्वर क्या है? पीत ज्वर एक संक्रामक रोग होता है, एक बहुत खतरनाक रोग होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपको ज्वर होता है, ज्वर मतलब बुखार, आप जानते हैं, ज्वर होता है, उल्टी होने लगती है, ज्वर होता है फिर उल्टी होने लगती है, मूत्र में एल्ब्यूमिन की
उपस्थिति बढ़ जाती है, रक्तस्राव होने लगता है और पीलिया के लक्षण इसमें आप लोग को दिखाई देते हैं पित्त ज्वर में। और इसके इलाज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? 17D टीका लगाया जाता है। और यह जो रोग होता है पित्त ज्वर, वह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। जीवाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 49 देखिएगा, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो यह विद्वान है फ्रायड महोदय हैं, और फ्रायड महोदय के द्वारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया गया है फ्रायड महोदय। यह जो विद्वान है फ्रायड महोदय, यह वियना के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया है। उनका यह मानना था कि अगर मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं कामवासना की, काम की जो इच्छाएं हैं, अगर वह पूरी नहीं होती हैं तो वह अनेक तरह की मनोरोगियों को उत्पन्न करती हैं, जिससे समाज में अनेक तरह के मनोरोगी उत्पन्न हो जाते हैं। और उनकी जो दमित इच्छाएं होती हैं, जिन इच्छाओं का दमन कर दिया गया है, उनकी जो दमित इच्छाएं हैं वह कुंठित होकर भांति भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो दिया है फ्रायड महोदय ने दिया है, यह वियना के मनोवैज्ञानिक थे, वियना के थे। प्रश्न 50 देखिएगा, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो देखिए, जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है बच्चे के अंदर, बच्चे का गर्भ के अंदर, वह केंद्र से परिधि की होता है, केंद्र से परिधि की होता है। तो बच्चे में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? केंद्र से। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 51 देखिएगा, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र है वह क्या है, ये आपको बताना है। तो यह है 13 से 17 वर्ष की आयु। 13 से 17 वर्ष की जो आयु है वह पूर्व किशोरावस्था के तहत आती है। पूर्व और उत्तर किशोरावस्था, दो भाग में किशोरावस्था बटा रहता है। देखिए, किशोरावस्था असल में 13 से 21 वर्ष तक होता है। तो 13 से 17 तक पूर्व किशोरावस्था और 17 से 21 तक उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र है कितनी है? 13 से 17 वर्ष, मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 52 देखिएगा, और पूर्व किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, आंधी व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। यह मैं आप लोग को वन लाइनर जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको बताया हुआ था, आंधी व तूफान की अवस्था भी इसे कहते हैं, और स्वर्ण आयु भी इसे कहते हैं। आंधी तूफान की अवस्था कहिए या फिर स्वर्ण आयु कहिए। प्रश्न 52 देखिएगा, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। और उत्तर बाल्यावस्था होता कितना है? वह आपका 12 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष तक जो होता है वह उत्तर बाल्यावस्था होता है। 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष तक होता है। और विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बहुत ही बड़ा महत्व है। हरलाक एक नाम के मनोवैज्ञानिक थे, हरलाक। तो हरलाक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस अवस्था के बारे में कि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से वयसंधि अवस्था में आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। तो कुल मिलाकर 6 से 12 वर्ष मानिए उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष। प्रश्न 53 देखिएगा, शिशुपालन और समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। तो शिशुपालन और समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है तो विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं द्वारा ही इसका होता है। तो प्रश्न 53 का ये सही है। तो देखिए, शिशुपालन और समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि जो भी परिवार, गांव, समाज, यही जो तो संस्था है। तो विभिन्न साधन एवं संस्थाओं से समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। आंकड़ों, आहारों, साधनों, आंकड़ों इन सबसे नहीं होता है। तो विकल्प ए जो होता है वो आपका सही है। प्रश्न 54 देखिएगा, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? तो नवजात शिशु जो होता है उसे देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, ये इंद्रियां बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। लेकिन सूंघने की जो इंद्रिय होती है बहुत कम विकसित होती है। और धीरे धीरे जैसे ही उसका उम्र बढ़ता जाता है उसके सूंघने की क्षमता का भी विकास होने लगता है। तो विकल्प डी, इंद्रिय शक्ति सबसे कम विकसित होती है सूंघने की। तो विकल्प डी। प्रश्न 55 देखिएगा, शिशुओं को ग्रास्पिंग, रूटिंग और संकिंग को कहते हैं। शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और संकिंग को कहते हैं। तो प्रश्न 55 का डी सही है। एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं इसे, एडेप्टिव रिफ्लेक्स। तो विकल्प डी जो है आपका सही है, एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। प्रश्न 56 देखिएगा, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ
विकास से होता है। तो मस्तकाधोमुखी विकास का मतलब ये होता है जब शिशु जो होता है गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसका विकास कैसे होता है, तो उसका विकास जो होता है मस्तकाधोमुखी मतलब मस्तक से पैर तक। मस्तक से सबसे पहले उसका मस्तक ही बनता है शिशु का, तो मस्तक से मस्तक बनता है, फिर मस्तक के आसपास गर्दन, कंधे आदि बनते हैं। उसके बाद पैर का विकास होता है, पैर या बाकी चीज़ का विकास होता है। तो सिर से पैर की ओर मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो वृद्धि के दौरान जो होता है किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता बच्चों को होती है। तो इसमें है हिस्टाडीन। जैसे बच्चा एक साल का है, फिर 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो जैसे मान लीजिए 15 दिन का है तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो जैसे वृद्धि जो हो रही है, शारीरिक वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि के दौरान किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो हिस्टाडीन अमीनो अम्ल जो शिशु की वृद्धि में विकास करता है, हिस्टाडीन, विकल्प सी। प्रश्न 58 देखिएगा, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। तो देखिए दूध में क्या डाला जाता है, तो दूध को फाड़ा जाता है तभी तो पनीर प्राप्त होता है। तो जब दूध को गर्म कर लिया जाता है, उबाल लिया जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है, मतलब हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो उसमें क्या डाला जाता है कि पनीर बनता है, तो उसमें साइट्रिक अम्ल डाला जाता है, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल, विकल्प बी। दूध को फाड़ने के लिए नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो नींबू का इस्तेमाल क्यों करते हैं क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। तो कुल मिलाकर साइट्रिक अम्ल कहिए या फिर नींबू कहिए, कुल मिलाकर अगर साइट्रिक अम्ल दिया है तो साइट्रिक अम्ल ही होगा, क्योंकि साइट्रिक अम्ल जब भी डाला जाएगा तो दूध फट जाएगा। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। और दूध में या खट्टे फलों में अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। दूध नहीं है, नींबू में होता है, नींबू में। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। तो फलों का रस जो है शुद्ध तरल आहार है, नींबू पानी भी शुद्ध तरल आहार है, दाल का पानी भी शुद्ध तरल आहार है, लेकिन चाय जो आता है वह शुद्ध तरल आहार में नहीं आता है, विकल्प डी। प्रश्न 60 देखिएगा, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ मिलता है, फलों और सब्जियों में। तो सबसे ज़्यादा फल किसमें विटामिन सी मिलता है, तो ऐसे ये कह रहा है कि देखिए फलों और सब्जियों में विटामिन सी मिलता है, लेकिन किस फल और किस सब्जी में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो देखिए गोभी में, अगर सब्जियों की बात किया जाए तो गोभी में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है, और फलों में की बात किया जाए तो संतरे में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है, तो विकल्प सी। प्रश्न 61 देखिएगा, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। तो अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए अनाज और दाल के अंकुरण में, जैसे मान लीजिए कोई चना है, चना को हम लोग भिगो देते हैं, अंकुरित हो जाता है। दाल को भी भिगो देते हैं, थोड़ा अंकुरित हो जाता है अगर वह खड़ा दाल है तो इसमें अंकुरित दाल और अनाज में क्या होता है, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, और विटामिन सी भी पाया जाता है अंकुरित दाल और अनाज में। तो यह चीज़ ध्यान रखें। और जो अंकुरित दाल और अनाज होता है उसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि पकने में कम समय लगता है, उसको पकाएंगे तो कम समय लगेगा। तो यह 3 फायदे हैं, 3 लाभ है इसका, विकल्प से। तो यह कौन सही नहीं है, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, यह गलत है। तो देखिए बल्कि अनाज और दाल जब अंकुरित हो जाते हैं तो उसमें जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वह खत्म भी हो जाते हैं। तो यह जो विकल्प सी कह रहा है वह सही नहीं है। प्रश्न 62 देखिएगा, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। प्याज काटते समय किस कारण रोना आता है, सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर यौगिक के कारण ही प्याज और लहसुन के कारण सल्फर, और प्याज और लहसुन क्या होता है, सल्फर यौगिक होता है। तो लहसुन से तो नहीं ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन प्याज काटते वक्त रोना इसलिए आता है क्योंकि उसमें सल्फर यौगिक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही है। प्रश्न 63 देखिएगा, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैम को जमाने के लिए, तो आप जानते हैं जैम जो होता है ठोस होता है और जमा हो रहता है, तो उसे जमाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, नींबू का रस। नींबू का रस मिलाने से जो चेरी जैम होता है वह जम जाता है। अगर इसमें नींबू का रस नहीं होता है तो साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। भाई यहाँ पर नींबू का रस दिया है तो नींबू का रस का मतलब साइट्रिक अम्ल ही है। तो साइट्रिक अम्ल अगर मिलता है तो उसे भी मिला लिया जाता है, या फिर नींबू का रस मिलाया जाता है। और इससे क्या होता है, जो जेली होता है वह जम जाता है। जैसे ही मिलाया जाता है 5 से 6 मिनट का समय लगता है, यह जम जाता है। प्रश्न 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पैकिंग औपुतित पैकिंग का उदाहरण है।
तो अपुतित पैकिंग का उदाहरण कौन सी पैकिंग है? पैकिंग का मतलब जैसे जो खाद्य पदार्थ जो भी दूध, जैसे मान लीजिए दूध जो लाते हैं मार्केट से, तो वह पैकिंग है, उससे मतलब यही है। तो इसमें कौन है अपुतित पैकिंग का उदाहरण? तो विकल्प, इसमें विकल्प जो है डी जो है वो आपका सही है, ए और सी। ये मतलब टोटरा पैक्ड डिब्बा और बोतल, दूध की बोतल की जो पैकिंग होती है वह अपुतित पैकिंग का उदाहरण है। दूध की बोतल और टेट्रा पैक डिब्बा, मतलब ए और सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 65 देखिएगा, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना संद्रण रख सकते हैं? जैम और जेली में कितना संद्रण रखा जाता है चीनी का? तो 65%। विकल्प ए जो है आपका सही है, 65%। प्रश्न 66 देखिएगा, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान। चिपकाने का मतलब पाश्चुरीकरण से दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है। जैसे हमारे मार्केट से जो अमूल का दूध लेके आते हैं और प्लास्टिक में रहता है, तो वह पाश्चुकृत दूध रहता है। तो चिपकाने का मतलब पाश्चुरीकरण से है। तो दूध का पाश्चुरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान, तो 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया जाता है। मतलब जहाँ भी कारखाने में दूध को जब पाश्चुकृत करके पैकिंग की जाती है उस दौरान 72 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 70 डिग्री सेल्सियस भी है, तो 70 डिग्री कहिए या फिर 72 डिग्री कहिए, बात वही है। तो 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 30 सेकंड तक, नहीं सॉरी, 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 15 सेकंड तक 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया जाता है। और जो 15 सेकंड होता है उसे पाश्चुकृत करके वह पाश्चुकृत हो जाता है, उसके बाद उसकी पैकिंग हो जाती है। तो यही है 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड तक। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में आयोडीन की मात्रा नहीं लेती हैं तो शिशुओं को क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। तो विकल्प बी जो होगा आपका वह सही होगा। प्रश्न 68 देखिएगा, जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो बनता है दो अमिश्रणीय द्रव। जैसे मान लीजिए दो अमिश्रणीय द्रव कौन सा माना जाता है? जैसे मान लीजिए जो तेल होता है वह भी, तेल जो होता है वह भी द्रव है और पानी भी। तो तेल और पानी का जो मिश्रण होगा वह दोनों अमिश्रित ही रहेंगे, वह जल्दी मिलेंगे नहीं। तो इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसके मिश्रण को इमल्सन कहा जाता है, इमल्सन। तो विकल्प बी होगा। मतलब दो ऐसे द्रव हैं, तरल द्रव हैं, जिनको मिलाया जाता है लेकिन वह मिश्रित नहीं होते हैं, ऐसे द्रवों को इमल्सन कहा जाता है। प्रश्न 69 देखिएगा, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। तो आप जानते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह कल्पनात्मक खेल खेलते हैं, दिवा सपने में खोए रहते हैं। तो यह जो विकास होता है वह किस आयु में होता है? तो इसमें 6 वर्ष में यह विकास होता है। कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है बच्चों में 6 वर्ष में। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 70 देखिएगा, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? तो बच्चों में जो भाषा संबंधी दोष, गलत उच्चारण, अगर कोई बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है तो भाषा संबंधी दोष है, और स्पष्ट उच्चारण भी कर रहा है तो भी भाषा संबंधी दोष है, हकलाता है यह भी भाषा संबंधी दोष है। लेकिन क्या धीरे धीरे बोलना, कोई बच्चा धीरे धीरे बोलता है तो क्या भाषा संबंधी दोष है? तो यह तो दोष नहीं है। तो विकल्प डी। प्रश्न 71 देखिएगा, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं? 2 वर्षीय बालक जो होता है वह इतना ज़्यादा विद्वान नहीं होता है, न इतना ज़्यादा समाज में अभी वह घूमा रहता है कि उसके पास शब्दकोश इतने बहुत ज़्यादा आएंगे। तो उसके शब्दकोश में जो होंगे वह अधिक से अधिक 250 शब्द हो सकते हैं। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में कितने शब्द हो सकते हैं? अधिक से अधिक 250 शब्द। प्रश्न 72 देखिएगा, और 250 तो बहुत होते हैं। प्रश्न 72 देखिएगा, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। सामाजिक व्यवहार जो है जन्म के समय शुरू होता है। तो यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जन्म के समय से ही बच्चा सामाजिक व्यवहार शुरू कर देता है धीरे धीरे, आप जानते हैं। तो इसमें 72 का बी सही है। 72 का देखिए, हाँ देखिए यह गलत है, यह सत्य माना जाएगा, विकल्प बी। इसकी व्याख्या हम कर देते हैं आपको कि जब कोई बालक सामाजिक पैदा नहीं होता तो वह दूसरों के होते हुए भी अकेला हो जाता है, दूसरों के होते हुए भी अकेला हो जाता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बालक परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज और संस्कृति के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है और विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। समाज का एक योग्य नागरिक बनाने के लिए उसे स्वस्थ और सुंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया आवश्यक पड़ती है। तो सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, यह आपका असत्य। मुझे तो लग रहा है ये सत्य है, और लेकिन यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है असत्य है।
तो मुझे फिलहाल, क्योंकि पेडागोजी में तो यह सत्य माना जाता है कि सामाजिक व्यवहार तो बालक जन्म से ही शुरू कर देता है। आंखें मिचलाना या कुछ भी करना तो वह थोड़ा बहुत तो उसका शुरुआत तो वहीं से हो जाता है। हालांकि देखिए, इसे कहता है कि बुक में ऐसी बात नहीं है कि कुछ बातें अगर आप पहले से जानते हैं तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि बुक में कोई भी कितनी भी प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की बुक हो, उनमें 100 में से एक गलती अवश्य रहती है। तो इसके बारे में आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह आपका सत्य ही होना चाहिए विकल्प ए। बाकी आप अपने विचार रख लीजिएगा। प्रश्न 73 देखिएगा, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नकद धनराशि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत देकर शामिल है। मतलब जननी सुरक्षा योजना जो सरकार ने शुरू किया है प्रसूतियों को देने के लिए, तो ऐसा क्यों दिया जाता है, तो यह क्यों दिया जाता है, तो यह आप जानें, औषधि की आपूर्ति मतलब औषधियों की जो खर्च होता है, इसलिए जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूतियों को नकद धनराशि दी जाती है। तो विकल्प बी जो होगा औषधि की आपूर्ति। प्रश्न 74 देखिएगा, बच्चों को टीकाकरण किस केंद्र पर होता है। बच्चों का जो टीकाकरण होता है वह किस केंद्र में होता है, तो आंगनबाड़ी केंद्र में ही बच्चों का जो है टीकाकरण होता है। तो 75 का जो ए होगा वह सही होगा। आंगनबाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों की देखभाल केंद्र है। मतलब ग्रामीण माँ और बच्चे दोनों की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की होती है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो आंगनबाड़ी को कब शुरू किया गया था, 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह केंद्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं, अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और आगे अस्पतालों को भेजना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, 6 वर्ष की आयु के जो बच्चों का पूर्व विद्यालय शिक्षा भी, मतलब 6 वर्ष तक की अगर कहा जाए कि आंगनबाड़ी में कितने साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो 6 वर्ष तक के बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी यह आपकी आंगनबाड़ी की होती है। ठीक है मित्रों। हाँ, एक प्रश्न और है, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। तो बालक का कौन सा आयु वर्ग है जिसमें बालकों को सोचने समझने की क्षमता का विकास होने लगता है। तो 2.5 से 3 वर्ष तक बालक के अंदर मानसिक प्रक्रिया तेज होने लगती है। मतलब बालकों को सोचने और विचारने की क्षमता 2.5 से 3 वर्ष में शुरू हो जाती है। इस आयु में बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का टेलीग्राम है, उसी को ज्वाइन करिएगा। प्रश्न 76 देखिएगा, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो देखिए, 2 अंगों का, 2 शरीर का, 2 उंगली का या 2 हाथ का, तो ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, इसमें 2 अंगों का समन्वय है। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 अंगों का समन्वय है, 2 अंगों का समन्वय है। विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 77 देखिएगा, बालक का अपने पालनकर्ता से संबद्ध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धिहीन विकास का, स्वभाव का या संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो देखिए, बालक अपने पालनकर्ता, जो भी उससे माता पिता हैं पालन कर रहे हैं या कोई भी हो, बालक अपने पालनकर्ता से जो संबंध होता है वह मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है, क्योंकि बालक जो होता है वह संज्ञानात्मक और संवेगात्मक रूप से अपने पालनकर्ता से जुड़ जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 78 देखिएगा, WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक किया जाना चाहिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO का फुल फॉर्म होगा, इसमें शिशुओं का जो स्तनपान होना चाहिए जन्म से 6 माह तक होना चाहिए। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 79 देखिएगा, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन उनसे कम होता है। तो देखिए, जिस भी शिशु का वजन 2 से 2.5 किलो, मतलब कभी 2 किलो भी मान सकते हैं, 2.5 किलो भी मान सकते हैं, अगर हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो 2 से 2.5 किलो, अगर 2 से 2.5 किलो से कम हो तो वह अपरिपक्व शिशु माने जाते हैं। तो इसमें 2 किलो है, तो इसमें विकल्प ए जो है वह आपका सही है। यह माना जाता है वजन होना चाहिए, और परिपक्व शिशु वह कहलाते हैं जिनका वजन जन्म के समय 2 किलो या 2.5 किलो से कम हो, तो वह अपरिपक्व शिशु माने जाते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 80 देखिएगा, गर्भ में आहार एवं ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है। तो प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भ में जो शिशु रहता है वह माता के प्लेसेंटा से आहार व ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, उसको आहार एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लेसेंटा से होती है। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही है। उसी प्लेसेंटा से शिशु का सुरक्षा होता है, आहार मिलता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है प्लेसेंटा से। तो विकल्प सी जो होगा सही होगा। प्रश्न 81 देखिएगा, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। तो देखिए, गर्भकालीन जो विकास जो होता है, गर्भकालीन विकास
इसकी द्वितीय अवस्था क्या है? तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। बीजावस्था, 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 देखिए बीजावस्था, और फिर भ्रूणावस्था, और फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यह कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यह भ्रूणावस्था जो है यही इसका दूसरा अवस्था है। पहले बीजावस्था जो रहेगा, उसके बाद भ्रूणावस्था, और फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यहाँ शिशु जो है पूर्ण रूप से होने लगेगा। तो प्रश्न 82 देखिएगा, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? तो 9 महीना या 280 दिन। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 83 देखिएगा, अंडाणु परिपक्व होता है। तो अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होता है? तो यही बीजावस्था को ही अंडाणु बोला जाता है। जब अंडाणु परिपक्व होने तक का जो अवस्था होता है बीजावस्था कहलाता है। तो यह जो होगा आपका 28 दिन का, 28 दिन में अंडाणु परिपक्व होता है। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 84 देखिएगा, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? तो भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं, भोजन वाले जो पदार्थ होते हैं, इसमें कौन सी प्रक्रिया जीवाणु को जाने से रोकता है? तो इरेडिएशन। यही, जैसे इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ में क्या होता है, माता के गर्भ में जब शिशु रहता है तो उस दौरान जो शिशु को जो भोज्य पदार्थ मिलते हैं, जो आहार मिलते हैं, उसमें जीवाणु को जाने से कौन सी क्रिया रोकता है? वो होता है इरेडिएशन। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 85, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह है। तो बॉडी मास जो ये होता है, बॉडी मास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह दिखाता है कि अगर आपकी लंबाई चौड़ाई जितनी है तो क्या उस हिसाब से आपका वजन कितना है, और वजन के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से क्या आप परफेक्ट हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति है, अगर उसका वजन 60 किलो है तो शायद यह परफेक्ट नहीं है, यह उसके लंबाई के हिसाब से बॉडी मास सही नहीं है उसका। लेकिन अगर कोई 5 फीट का ही व्यक्ति है, अगर उसका 60 किलो है तो उसका सही है। तो इस हिसाब से तो किस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई या वजन सही अनुपात में है। तो यही है विकल्प डी। प्रश्न 86 देखिएगा, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वह है जूल। तो विकल्प ए जो होगा वह इसका सही होगा, जूल। प्रश्न 87 देखिएगा, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैवी निर्माण, भैगासाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता, या डी सभी। तो देखिए कुपोषण जो होता है, किसी व्यक्ति को अगर कुपोषण हो जाता है, आमतौर पर बच्चों को ही होता है, तो विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर क्या प्रभाव डालता है? तो प्रतिजैवी निर्माण भी करता है, और फेगोसाइटिक क्रिया भी होती है, उत्तक अखंडता भी होती है। तो उपयुक्त सभी होगा विकल्प डी। देखिए जब किसी बच्चे को कुपोषण होता है तो क्या होता है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसमें प्रतिजैविक निर्माण, फेगोसाइटिक क्रिया या उत्तक अखंडता आदि प्रमुख है। कुपोषण उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सही पोषक तत्व नहीं मिलता है। जब वो हरी सब्जियां नहीं खाता है, दाल नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं, अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं, इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि जो होती है, समुचित विकास और कार्यक्षमता में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसे ही कुपोषण कहते हैं। प्रश्न 88 देखिएगा, भोजन के गैर पोषणी घटक क्या हैं? भोजन के जो गैर पोषणी घटक हैं वह क्या हैं? तो वर्ण यौगिक, जल और रेसे और फे, यह जो हैं गैर पोषणी घटक हैं। तो विकल्प डी जो होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 89 देखिएगा, वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। वह भोजन जो पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। तो इसमें होगा विकल्प सी, अस्पष्ट द्रव भोजन। अब यह देखिए, वह भोजन जो पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः पर्याप्त है, मतलब पोषणी दृष्टिकोण से कौन सा भोजन अपर्याप्त होता है, मतलब वह भोजन उतना अच्छा नहीं होता है। तो वह कौन सा भोजन होता है? अस्पष्ट द्रव भोजन। यह पोषणी दृष्टिकोण से अपर्याप्त होता है। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। अब यह अस्पष्ट द्रव भोजन क्या है? तो वह भोजन जो पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त होता है वह अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है। पोषणी दृष्टिकोण से अपर्याप्त आप समझ सकते हैं ऐसा कोई भोजन जिसमें विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, उतना अच्छा सही नहीं है। तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपको बहुत कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा। तो ऐसे भोजन को अस्पष्ट द्रव भोजन कहते हैं, आप समझ सकते हैं। प्रश्न 90 देखिएगा, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है?
तो कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े रूप में मौजूद रहता है? तो बता दूं, पूरे शरीर का 70% भाग जो होता है, 70% जो भाग होता है वह पानी से बना होता है, पानी से बना होता है, जल होता है। पानी पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है और मानव शरीर के समस्त भार का 70% भाग केवल जल होता है। जल का लगभग 70, और जो जल होता है उस जो भी मानव शरीर का के वजन का जितना भी 70% तो जल होता है, और उस जल में भी 70% भाग जो होता है रक्त निर्माण में काम देता है। 70% भाग जो होता है रक्त निर्माण में काम देता है, और उसी जल का 20% भाग जो होता है मस्तिष्क एवं मांसपेशियों के निर्माण में कार्य देता है, और उसी जल का 10% जो होता है वह भाग अस्थियों के निर्माण में काम आता है। तो जल इतना महत्वपूर्ण है मानव शरीर के लिए। प्रश्न 91 देखिएगा, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीशियम जो होता है हड्डी बनने हेतु उपयुक्त होता है। तो हड्डी का जो निर्माण होता है वो मैग्नीशियम से ही होता है, और साथ ही साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भी इसका हड्डियों का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम हड्डी बनने में महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम फास्फोरस की भांति मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। जब हड्डी बनेगा तो भूमिका होगा ही। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम के रूप में नहीं उपस्थित होता है, वह कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। तो कुल मिलाकर मैग्नीशियम जो होता है हड्डी बनने में महत्वपूर्ण होता है। तो विकल्प ए जो होगा वह सही होता है। और यह किस रूप में होता है हड्डी, यह मैग्नीशियम? तो यह कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है, और हड्डी बनने में कैल्शियम और फास्फोरस का भी अहम योगदान होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है? रोडोप्सिन का घटक क्या है? तो रोडोप्सिन का घटक जो होता है विटामिन ए होता है, विकल्प ए। अब ये रोडोप्सिन क्या है तो मैं आपको बता दूं, तो यह रोडोप्सिन एक ऐसा घटक है। रोडोप्सिन एक ऐसा तत्व होता है जो आँखों के लिए एक ऐसा प्रोटीन होता है। एक तरह से इसमें जो रोडोप्सिन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो आँखों के लिए अच्छा होता है। मतलब आँखों के लिए अच्छा होता है, आँख का जो रेटिना होता है उसकी दृष्टि बढ़ाता है रोडोप्सिन। और यह रोडोप्सिन कहाँ से मिलता है? यह रोडोप्सिन जो मिलता है विटामिन ए से मिलता है। इसीलिए आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या लेते हैं? विटामिन ए लेते हैं, क्योंकि विटामिन ए में रोडोप्सिन पाया जाता है जो रेटिना की दृश्य क्षमता बढ़ाता है। प्रश्न 93 देखिएगा, खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है। खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है तो वो है लेसीथीन। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 94 देखिएगा, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। शरीर के ग्लूकोज की जो संग्रहित अवस्था है वह क्या है? तो शरीर के ग्लूकोज की जो संग्रहित अवस्था है ग्लाइकोजन है। तो देखिए, जो शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य में ही ग्लाइकोजन मिलता है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, बी ग्लाइकोजन। प्रश्न 95 देखिएगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? तो प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? तो इसमें नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होगा वह 16%। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कितना होता है? तो नाइट्रोजन आपका इसमें 16% होता है, 16% होता है। तो यह चीज़ आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और प्रोटीन शब्द जो है वह यूनानी भाषा के प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। प्रोटियोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। और 1838 में वर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटीन शब्द दिया था, वर्जीलियस, 1838 में। यह आप लोग जब MCQ मैं करवाता हूँ तो यह सब चीज़ें भी जो छूट जा रहा है वो मैं MCQ में भी देता हूँ, इसलिए MCQ भी देखा करिएगा। टेलीग्राम पर MCQ करवाता रहता हूँ। प्रश्न 96 देखिएगा, परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श देना। सलाह देना, तो यह तो छोटा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। तो परामर्श, सलाह लेना या परामर्श लेना। सलाह लेना या परामर्श लेना। परामर्श का अर्थ क्या होता है? सलाह लेना या परामर्श लेना, जो भी हो। तो विकल्प ए, सलाह या परामर्श एक ही है, या थोड़ा सा उर्दू उसका शब्द है सलाह, और यह परामर्श हिंदी है शुद्ध। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही होगा। सलाह देना नहीं होता, सलाह लेना होता है, परामर्श लेना होता है। विकल्प ए जो होगा सही होगा। प्रश्न 97 देखिएगा, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, समाज से संबंधित प्रश्न है, समाजशास्त्र के साथ के बहुत सारे प्रश्न इसमें दे दिए गए हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 97 देखिएगा, तो परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रार्थी को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, आत्मनिरीक्षण का विकास करने के लिए। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है।
प्रश्न 98 देखिएगा, परामर्श से परामर्श प्राप्तकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। जो परामर्श ले रहा है, जो परामर्श दे रहा है, उसके बीच कैसा संबंध होना चाहिए। तो मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, बिल्कुल। प्रश्न 99 देखिएगा, राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल मिला था। तो यूनिसेफ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसको राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना और बंधुता बढ़ाने के लिए 1965 में यूनिसेफ को शांति का नोबेल मिला था। 1965 में। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 100 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म का प्रतिशत कितना है। मतलब पूरे विश्व में जितने भी डिलीवरी हो रही है, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में हो रहे हैं। अभी परंपरागत नहीं चल रहा है, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो इसमें 82%, मतलब 82% ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो स्वस्थ स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में ले रहे हैं। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोग देखा करिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में